अब हमें पढ़ना है डैनियल सेल के बारे में। डैनियल सेल बोल सकते हैं, लिंच सेल बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल का जो निर्माण होता है वो बहुत ही आसान है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पैटर्न है। आप 11th में भी इसे पढ़ चुके हो और आपका ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसे रिपीट कर देती हूँ। डैनियल सेल का निर्माण, हमें 2 पात्र लेने हैं बच्चों। ठीक है, 2 पात्र हम इस तरीके से ले लेंगे। एक पात्र में हम क्या करेंगे, एक रॉड डालेंगे, धातु के रॉड, धातु के रॉड। दूसरे पात्र में भी हम धातु के रॉड डालेंगे। इस धातु को मैंने लिया है जिंक, ये जिंक धातु का रॉड है, और ये है आपका कॉपर धातु का रॉड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब जिंक धातु के रॉड को मैं इस पात्र में इसी के सल्फेट में डुबो दूंगी। मतलब यहाँ पर मैं एक विलयन लूँगी, और इस विलयन, ये विलयन कौन सा है, ZnSO4। मैं एक पात्र ली, पात्र में एक जिंक रॉड ली, और जिंक रॉड को उसी के सल्फेट आयन में मैं डुबो रही हूँ। तो ये हो गया जिंक सल्फेट। अब यहाँ पे मैंने एक पात्र लिया, पात्र में एक रॉड ली, रॉड को मैं किस में, जलीय विलयन में डुबाऊंगी, सोचकर बताइए, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ही 11th में ये कोर्स है। ठीक है, 11th वालों लोगों के लिए ये नया होगा, यही सेम टॉपिक उन लोगों का भी है। तो यहाँ पे देखो Zn और ZnSO4, CuSO4, मतलब जिस रॉड को आप लोगे, आप उसी धातु आयन, मतलब धातु के सल्फेट में आप उसे डीप करोगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दोनों रॉड को मैं एक विभवांतर से कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपका गैल्वेनोमीटर यहाँ पे विभव बताएगा। सेकंड, इन दोनों पात्र को अगर देखूं तो ये दोनों पात्र अपने आप में एक एकांक सेल है, मतलब हम बोल सकते हैं कि अर्ध सेल। ठीक है, ये हो गया एक अर्ध सेल, ये हो गया एक अर्ध सेल। अब इन दोनों अर्ध सेल को मुझे पूर्ण सेल में बदलना है, तो दोनों के मध्य में मैं एक काम करूँगी, लवण, एक सेतु बना दूंगी, और ये सेतु होता है लवण सेतु। ठीक है, अब इसका क्या कार्य होता है ये मैं आपको आगे इसके डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, तो देखो हमने एक पात्र लिया, 2 पात्र लिए, दोनों में मैं एक धातु के रॉड डाली, और उन धातु के रॉड को मैं किस में डुबा रही हूँ, उन्हीं के सल्फेट में डुबाती हूँ। ठीक है, तो एक नियम ध्यान में रखो बच्चों, जिससे आपको ईजी पड़ेगा। LONA, RRPC। तो L हो गया लेफ्ट, R हो गया राइट, O हो गया ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण, R हो गया रिडक्शन, मतलब अपचयन। ठीक है, तो आप हिंदी में भी इसे लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। N मतलब निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक चार्ज, ऋणात्मक। और P है पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक। A क्या है, एनोड, एनोड, और C क्या है, कैथोड। ठीक है, तो अब देखो ये वाला अर्ध सेल, ये है लेफ्ट साइड में, ये है राइट साइड में। लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीकरण अभिक्रिया करेगा। अभी आपने जाना इससे पहले वाले वीडियो में, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब ये जिंक का रॉड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक है, यही पढ़ा था अभी आपने प्रीवियस वीडियो में
कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट वाला जो कंटेनर है, ये लेफ्ट वाला कंटेनर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन करेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो ऋण आयन यहाँ से भेजेगा, ठीक है, ऋण आयन। और इसे हम क्या कहेंगे, एनोड। इस इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, एनोड, एनोड, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे राइट वाला क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, अपचयन। अपचयन कौन सी प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो जो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से त्यागेगा वो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण होगा, ठीक है। और कौन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और खुद पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देगा, यहाँ पे गैल्वेनियम पॉजिटिव चार्ज भेजेगा और खुद क्या कहलाएगा, कैथोड। ये इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा, कैथोड, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो, दो कंटेनर में जब आप दो धातु के, अलग अलग धातु के क्या कर रहे हैं, रॉड लिए हैं और उसी को उसी धातु के सल्फेट आयन में जब आप डुबोते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ऑक्सीकरण, और राइट वाला इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जिंक क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, जिंक का रॉड, और त्यागने के बाद स्वयं में किस में परिवर्तित हो जा रहा है, Zn2+ में। अब देखो, ये रॉड पूरा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है और स्वयं Zn2+ में बदलते जा रहा है। अब इस जलीय विलयन में, जो जिंक सल्फेट का जलीय विलयन है, उसमें Zn2+ की मात्रा बढ़ गई है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। एनोड में जब एनोड Zn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो Zn2+ की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ते जा रही है। अब बढ़ते जा रही है तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे सल्फेट की कमी हो जा रही है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे अवरोध उत्पन्न होगा। अब क्या करेंगे, सल्फेट है नहीं, तो ये जिंक इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करेगा। कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं होगा तो ये सेल काम करना बंद कर देगा। अब यहाँ पे देखो, जो दो इलेक्ट्रॉनों को है ना, ये त्याग करके यहाँ भेजा, तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है, इस सल्फेट से जुड़ा हुआ कॉपर क्या करेगा, मतलब ये Cr2+ होगा, सल्फेट से जुड़ा हुआ, तो Cr2+ इन दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और स्वयं किस में बन जाएगा, कॉपर में बन जाएगा। ये Cr2+ जो जलीय विलयन का है वो इन इलेक्ट्रॉनों का स्वागत करेगा, मतलब ग्रहण करेगा, और स्वयं कॉपर में बदल जाएगा। अब कॉपर में बदलेगा तो ये आपको रॉड में इलेक्ट्रोड के तरफ चारों तरफ एक परत बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब देखो, इस जलीय विलयन में सल्फेट की मात्रा बढ़ गई, सभी कॉपर यहाँ पे कॉपर बन गए और यहाँ पे इलेक्ट्रोड के चारों तरफ एक परत बना लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फेट में कमी हो रही है, यहाँ पे सल्फेट में अधिकता हो रही है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब इस कॉपर सल्फेट में कॉपर नहीं बचेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो स्वागत है वो नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण नहीं करेगा, तो ये सेल क्रिया करना बंद कर देगा। अब इस सेल को क्रिया में लाने के लिए लवण सेतु काम करेगा। लवण सेतु बहुत सारे प्रकार के होते हैं बच्चों। लवण मतलब इनके मध्य या तो KCl भरा होगा, KNO3 भरा होगा, या फिर NH4Cl, है ना, ये सब हो सकता है।